हेलो व्यूअर्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने जो अपना फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है उसमें पेपर वन जो है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी वाली जो पार्ट है ना, सेक्शन ए जो हमारा है इसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर रखा है। बात करेंगे आज हम सेक्शन बी की, तो जो पहला टॉपिक होने वाला है उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री होने वाला है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिकली कुछ पिलर्स हैं। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री की कोर कॉन्सेप्ट है ना, उसमें इसमें हम लोग देख लेंगे जो डेफिनेशन वाला पार्ट है। डेफिनेशन वाला पार्ट है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको मैं दूंगा। इसके साथ ही साथ जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती क्या है ये हम आसानी भाषा में समझ लेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे फीचर्स की, ठीक है, इसमें इसकी एग्रो फॉरेस्ट्री की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, है ना, क्या एडवांटेजेस हैं उससे। साथ ही साथ हम कंस्ट्रेंट के बारे में भी बात करेंगे। कंस्ट्रेंट दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो चैलेंजेस हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं जिनको कि क्या है, हम एग्रो फॉरेस्ट्री को लार्ज स्केल पे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम डी जो है हमारा, है ना, जो हमारी डायग्नोसिस एंड डिजाइन वाली पार्ट है इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो क्या मेजर रोल प्ले करता है सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, है ना। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो गुड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। और अंत में हम बात करेंगे ट्री क्रॉप इंटरेक्शन की, ठीक है। बट बेसिकली ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं ये आपको 4 से 5 दिन के अंदर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें कि हम लोग इसमें जो पीवाई क्यूज है ना, जो पीवाई क्यूज इसमें पूछे जा चुके हैं आपके आईएफएस के एग्जामिनेशन में, इसको भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारा जेपीएससी के अंदर एसीएफ और रेंजर की जो वैकेंसी अभी निकली हुई है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। एक दिन उसके लिए हम लोग सेपरेट रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट से लेके कंस्ट्रेंट तक, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम एक दिन इसके लिए पूरा दे देंगे, डिजाइन एंड डायग्नोसिस और ये वाली को एक दिन, और हम ये दोनों को टॉपिक को एक दिन, टोटल हमारा यहाँ 4 दिन हो गया। और एक दिन जो हम लोग पीवाईक्यूज देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। तो सबसे पहले देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री जो है हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो एग्रो, दूसरा है फॉरेस्ट्री। अब इतना तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या है कि एग्रो का मीन्स है यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है। और फॉरेस्ट्री का मतलब है जो हम लोग यहाँ जो फॉरेस्ट क्रॉप वगैरह लेते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा कर रखी है अपने लेक्चर सीरीज में, ठीक है। दैट मीन्स एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, आप ऐसा समझिए एक ऐसा लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। क्या है ये, एक लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, लैंड मैनेजमेंट या लैंड यूज सिस्टम है, ठीक है। जिसमें कि हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप को भी लेते हैं, एग्रीकल्चर वाला पार्ट लेते हैं, और क्या करते हैं जो हमारा ट्री वाला कंपोनेंट है इसको भी लेते हैं। और दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करके एक ही लैंड पे, ठीक है, एक ही लैंड पे क्या करोगे आप, उसको कंबाइन करके उस प्रैक्टिस को हम करते हैं। इसी प्रैक्टिस को एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब आप एग्जाम में अगर लिख रहे हो, मेंस का पेपर दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है ना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सिंपल सा बात है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जरूरत हम लोग को इसीलिए पड़ती है क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके सामने हम लोग का ऐसा इंप्रेशन बनना चाहिए कि हाँ, उसे लगना चाहिए कि ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से, या फिर क्या है कि फॉरेस्ट्री की जो नॉलेज है ये अच्छा खासा रखता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने दो आपके लिए लेके आया है। पहला तो एक सीआरएफ की डेफिनेशन है और एक हमारी पीकेआर नायर जी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है, ये जो सीआरएफ है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम, ठीक है, एंड प्रैक्टिस इन विच वुडी पेरिनियल्स, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ जिन जिन चीज पे आपको फोकस करना, आर डेलिबरेटली इंटीग्रेटेड विथ क्रॉप्स एंड और एनिमल्स ऑन द सेम, ठीक है, याद रखिएगा, ऑन दी सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट, इसको हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे कि आपको और साधारण बता रहा हूँ मैं, दो आपके पास लैंड है, यहाँ पे आप केवल एग्रीकल्चर कर रहे हो, यहाँ पे केवल आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो,
फॉरेस्ट्री मीन्स केवल ट्री वगैरह आप रेज कर रहे हो, बट ये एक ऐसी सिस्टम है, यहाँ पे आप क्या करोगे कि ट्री वाला कंपोनेंट भी आपका यहाँ रहेगा, और इसके साथ ही साथ जो आपका एग्रीकल्चरल क्रॉप वाला कंपोनेंट है, या साथ ही साथ मान के चलो एनिमल हस्बेंड्री वाली जो कंपोनेंट है, ये भी साथ साथ चलेगी। इस प्रैक्टिस को ही हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कुछ बचा होगा तो। और अब हम बात करते हैं जो हमारी एक और डेफिनेशन है, जो कि ये पीके रामचंद्र नायर जी ने दिया है ना। इनकी एक बेसिकली आपको एक बुक भी है, इन्होंने एक बुक भी लिखा है एग्रो फॉरेस्ट्री पे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक से पढ़ाई किया जाए, है ना, इसकी प्रिपरेशन की जाए। तो स्टैंडर्ड बुक्स की मैं एक लिस्ट दे दूंगा कि सिल्वीकल्चर किससे आप पढ़ सकते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री किससे पढ़ सकते हो, है ना, वुड साइंस एंड टेक किससे पढ़ सकते हो। खैर अभी डिफिनेशन देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए सिस्टम ऑफ लैंड यूज, ठीक है, वेयर वुडी पेरेनियल्स, जिसमें कि ट्री श्रब्स हर्ब्स ये सब ले सकते हैं आप, आर ग्रोन इन एसोसिएशन विथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड और एनिमल्स ऑन द सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ये इन्होंने भी वो बात कही। इट combines agricultural and forestry technologies to create more diverse, more productive, more profitable, healthy and sustainable land use system। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इसके बेनिफिट्स में आप लिख सकते हो। क्या है कि आपको इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी इनकम जो है मल्टीपल सोर्स जनरेट होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जो आपका जो प्रोड्यूस है हेल्दी होता है, और ये एक आपको सस्टेनेबल बेसिस पे देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं अब हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री को हिंदी में हम लोग कृषि वानिकी कहते हैं। ठीक है, कृषि वानिकी उन भूमि उपयोग प्रणालियों और प्रथाओं का सामूहिक नाम है जिसमें कि काष्ठीय बारहमासी पौधे, दैट मीन्स वुडी पेरेनियल ट्रीज, को फसलों और या जानवरों के साथ उसी भूमि प्रबंधन इकाई पर एकीकृत रूप से उगाया जाता है ना। तो इसको हम कहते हैं कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। और पीके रामचंद्र नायर जी ने कहा है, कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जहां काष्ठीय बारहमासी पौधे, जिसमें वृक्ष झाड़ियां, है ना, कृषि फसलें या जानवरों के साथ उसी भूमि प्रबंधन इकाई पर उगाए जाते हैं। यह कृषि और वानिकी प्रौद्योगिकियों के जोड़कर अधिक विविध, उत्पादक, लाभदायक, स्वास्थ्य और सतत भूमि उपयोग प्रणाली बनाता है। ठीक है, तो ये हिंदी में आपकी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। ठीक है, फीचर्स की, विशेषताएं की। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री इट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट्स ecological diversity, it enhances, है ना। These system encourage the growth of multiple species of plants and animals, enhancing ecological diversity. First one. Second one, here we see quality of soil, or you can say the health of soil, है ना। तो ये क्या करता है कि ये सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इट इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ। ओके, साथ ही साथ मॉइस्चर रिटेंशन जो है ये इंक्रीज करती है। इसके अलावा क्या करती है कि इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन, है ना। अब देखिए, मैं आपको एक इमेज के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे होता है। ये मान के चलिए एक ट्री है ना, और यहाँ पे आपने क्रॉप भी लगा रखा है, एग्रीकल्चर क्रॉप से। ठीक है, ये ट्री है। अब देखिए क्या होता है कि आप बोलोगे कि ये सॉइल हेल्थ कैसे मेंटेन करता है, कैसे इसको बना के रखता है। पहली बात की, जब मान के चलिए जो रेनफॉल होती है, तो क्या होता है कि मान के चलिए ट्री जो है, ट्री के जो रूट होते हैं ना, ये रूट सिस्टम काफी अच्छा होता है और काफी डीप होता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब ये क्या करते हैं, जब रेनफॉल वगैरह होता है तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो सरफेस जो होता है ना, सरफेस रन ऑफ, ये आपको देखने को मिल जाता है। बट अगर ट्रीज रहता है तो उसके रूट्स क्या करते हैं, वो वाटर सरफेस जो होता है, सरफेस रन ऑफ को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। सरफेस रन ऑफ एक कारण बनता है सॉइल इरोजन का। तो इस प्रकार ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। साथ ही साथ क्या है, सॉइल डिग्रेड होने से बचाता है। अब ये क्या करता है कि जो मॉइस्चर इसने क्या करा, होल्ड करा, इसको ये क्या करता है, अपने ग्राउंड वाटर में ये क्या करता है, उसको भेज देता है, जिससे कि क्या है, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है और क्या है, मॉइस्चर रिटेंशन भी बढ़ता है।
तो इस तरह ये सॉइल हेल्थ को बना के रखता है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की, तो अभी मैंने बताया कि क्या है ये सरफेस रन ऑफ को रिड्यूस करता है ना। साथ ही साथ वाटर इनफिल्ट्रेशन, दैट मीन्स कि क्या जो वाटर जो है सरफेस रन ऑफ नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इनफिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर तक पहुंचते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन करता है। माइक्रो क्लाइमेट क्या है, तो हमारी अर्लियर वीडियोस में मैंने माइक्रो क्लाइमेट बताया था जब हम सिल्वीकल्चर वाला लेक्चर देख रहे थे, बट यहाँ फिर से मैं बताता हूँ। माइक्रो क्लाइमेट को आप सिंपल ऐसे समझिए, मान के चलिए आप गर्मी के दिनों में है ना, जो समर है, समर के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो मैदान में है ना, और क्या है अचानक काफी ज्यादा गर्मी है, आप क्या करते हो खेलते खेलते 5-10 मिनट के लिए क्या है, सामने एक ट्री है, आप क्या करते हो उसके नीचे चले जाते हो, रिलैक्स करते हो, आपको यहाँ क्या है काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ये जो रीजन है ना, हालांकि आपको ग्राउंड में क्या है जहाँ पे कि पेड़ वगैरह नहीं थे, वो आपको वहाँ क्या है वहाँ का टेम्परेचर, और ट्री के नीचे जब आप आते हो शेड पे, तो क्या है वहाँ की टेम्परेचर, दोनों में अंतर आपको देखने को मिलता है ना। तो माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है कि ये एक स्मॉल, देखिए माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है, ठीक है। ये एक ऐसा आप ऐसे समझो कि एक वाटर बबल जो होती है ना, इसके अंदर का जो क्लाइमेट होता है ये माइक्रो क्लाइमेट है, और ये बाहर की सराउंडिंग क्लाइमेट से इसको कोई लेना देना नहीं रहता है। एक स्मॉल एरिया पे जो एक उसकी स्पेसिफिक क्लाइमेट होती है, उसको हम लोग माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। जैव विविधता, तो ये प्रणाली पौधे और जानवरों की कई प्रजातियों के विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे पारिस्थितिकी विविधता में वृद्धि होती है, ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य बनाए रखता है, पेड़ों और झाड़ियों की उपस्थिति मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर, उर्वरता, फर्टिलिटी और नमी प्रतिधारण में सुधार करती है, जिससे कटाव और गिरावट में कम होती है। कटाव यहाँ सॉइल इरोजन है, और गिरावट आपकी सॉइल डिग्रेडेशन है। साथ ही साथ जल प्रबंधन, कृषि वानिकी प्रणालियों में पेड़ जल चक्रों को विनियमित करने में मदद करते हैं, बहाव को कम करते हैं, जल की पैठ में सुधार करते हैं और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। सूक्ष्म जलवायु विनियमन, दैट मीन्स माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है, पेड़ छाया और आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे फसलों और जानवरों के लिए एक अधिक अनुकूल सूक्ष्म जलवायु बनाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ क्या है, अगली जो फीचर्स आपको देखने को मिलेगी कि ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैसे, तो ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है ये आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करती है। कैसे करती है, तो अब आप ये देख लीजिए, हमने जहाँ पहले जब हम एक लैंड पे केवल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगा रहे थे, इन केस मान लीजिए रेनफॉल कम हुई मानसून के कारण, मानसून पे हम वैसे भी डिपेंडेंट, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मेनली क्या है मानसून पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो क्या है कि मानसून अगर सही नहीं रहा, क्लाइमेटिक कुछ इशू आ गए, तो क्या होता है पूरा का पूरा क्रॉप जो है वो आपको काफी क्षति देखने को मिलता है। तो क्या होती है आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, क्या है वहां पे केवल तो केवल है एग्रीकल्चर क्रॉप सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहां से आपको लॉस देखने को मिलता है, कोई आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं रहती है। इसके साथ ही साथ क्या है, फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। बट अगर हम क्या करते हैं, ट्रीज के साथ साथ हम लोग एग्रीकल्चरल क्रॉप को लगाते हैं, तो यहाँ क्या है कि मान के चलिए जो हार्श क्लाइमेट्स है ना, मान के चलिए आपकी एक्सट्रीम हॉट, जो एक्सट्रीम हॉट वेव्स हैं, ठीक है, हीट वेव सॉरी, एक्सट्रीम हीट वेव्स वगैरह हैं, जैसे कि जो इस पर्टिकुलर इस ईयर हमने देखा कि गर्मी काफी ज्यादा थी, है ना। तो इस टाइम पीरियड पे क्या होगा कि मान के चलिए ट्रीज वगैरह हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि ट्रीज जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है, शेड प्रोवाइड कराता है ना, और कई तरह से बचाता है। मान लीजिए फ्रॉस्ट वगैरह है ना, फ्रॉस्ट जो है, फ्रॉस्ट हो गया, हीट वेव्स हो गई, ठीक है। कई ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, शेड लवर होते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों में क्या है कि जो ट्री है वो एक क्या करता है, बेनिफिशियल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ना, सपोर्ट देता है आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को। तो एक तरह से आपको यहाँ पे क्या है कि फूड जो आपका क्रॉप है उसको भी वो प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इससे क्या है कि आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप से जो इनकम आएगी आएगी, साथ ही साथ जब ट्री आपका मैच्योर हो जाएगा तो आप क्या करो, इसको आप फेल करके इसके टिम्बर आप मार्केट में बेच सकते हो। तो आपको क्या है कि एग्रीकल्चर से भी आपको फायदा हो रहा है और फॉरेस्ट क्रॉप से भी आपको फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप रेगुलर बेसिस पे फ्यूल वुड वगैरह जो निकालोगे ट्री से, उसको भी आप यूज कर सकते हो, फॉडर वगैरह वाला पार्ट है उसको भी आप यूज कर सकते हो, है ना।
मान के चलो आपने क्या करा है, एनिमल हस्बेंड्री भी आप कर रहे हो, काव वगैरह भी आप पाल के रखे हो, तो आप क्या उसको चारा वगैरह दोगे। चारा वगैरह क्या है, आप जो हमारा जो ग्रीन चारा आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे जैसे मोरिंगा वगैरह है, उनके आप लीव्स वगैरह है ना, फॉडर के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगली क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो अभी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है कार्बन जो है ये क्या है, काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, जिसके कारण आप जानते हैं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू जो है, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की जो इशू है ये भी काफी ज्यादा अभी बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का जो अमाउंट बढ़ते जा रहा है ना, इसको अगर हम कम कर दें, रिड्यूस करें, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की इशू में भी हम लोगों को क्या है, एक आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक ट्री लगाते हैं। अधिक से अधिक ट्री क्यों लगाते हैं, तो जितना ज्यादा आप ट्री लगाओगे तो हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ट्री क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। तो वो क्या करेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से वो एब्जॉर्ब करता है ना, और स्टोर कर लेता है, जिससे कि क्या है, जो हम लोग क्लाइमेट चेंज है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स को। ठीक है, तो ये मेनली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। साथ ही साथ रेजिलियंस प्रोवाइड कराता है ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, जो है काफी ज्यादा रेजिलियंट, काफी ज्यादा लचीलापन है इसमें, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मान के चलिए आपने जो जैसे मोनोकल्चर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, एक ही क्रॉप लगाते हो, तो क्या है कि क्लाइमेट वगैरह मान लीजिए खराब हो गया तो पूरा का पूरा फसल क्या बर्बाद हो जाता है। बट एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है कि अगर फसल बर्बाद हुआ तो आपके पास ट्री है, आप उसको बेच के पैसा कमा लोगे, है ना। तो एक लचीलापन आपको इसमें देखने को मिलता है ना। हिंदी में देख लीजिए, ये सतत उत्पादन, सस्टेनेबल प्रोडक्शन आपको देता है ना। कैसे देता है, तो ये आपको क्या करेगा कि जो स्रोत है ना, विभिन्न स्रोत प्रदान करता है, इसके साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा, कार्बन स्थिरीकरण, ठीक है। स्थिरीकरण क्या है कि जो कार्बन एटमॉस्फेयर में था उसको हमने क्या करा, उसको हम लोगों ने स्थिर कर दिया, कहाँ कर दिया, स्टोर कर दिया। ट्री हमने लगाए और ट्री में हम लोग क्या कर दिए, उसको हम लोगों ने स्टोर कर दिया, है ना। इनको हम लोग बेसिकली कार्बन सिंक कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये लचीलापन आपको देखने को मिलेगा इस प्रोसेस में, ठीक है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री की है प्रैक्टिस, इसमें लचीलापन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो देखिए सबसे पहले जो बेनिफिट्स है ना, तो बेनिफिट्स में हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, ठीक है, ये जितने भी बायोडाइवर्सिटी वाला कि इट इनहेंसेस बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन सॉइल हेल्थ, इट रेगुलेट्स वाटर साइकिल एंड इंक्रीजेज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एड ऑन कर देंगे। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री में आपको पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन है ये आपको बढ़ जाता है ना। इसके साथ ही साथ क्या है, ये टोटल क्रॉप फेल्योर वाला जो रिस्क है ना, इसको रिड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट है, दो तीन कंपोनेंट है आपकी, मान लीजिए आपने एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी ले रखा है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, टिम्बर वाले स्पीसीज हैं ट्री के। मान के चलिए एग्रीकल्चर क्रॉप आपका फेलियर होता है तो आप बाकी दो से पैसा कमा लोगे, या मान के चलिए ट्री में कुछ दिक्कतें आ रही है तो एग्रीकल्चर क्रॉप एनिमल हस्बेंड्री से आप पैसा कमा लोगे। तो ये आपको क्या है, टोटल क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है ना उसको आपको कम करता है ना। साथ ही साथ ये क्या करता है, आपकी जो इनकम है उसको इनहेंस करती है। साथ ही साथ सोशल बेनिफिट्स क्या है कि अब जब इनकम इनहेंस हो रही है तो क्या है, जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ क्या है, इट हमने बात करी कि जो ये है आपकी जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, ये क्या करता है, इसको इंश्योर करता है। एंड दैट रिजल्ट्स इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल, ठीक है, इट इम्प्रूव्स द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल। तो ये सभी कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, आर्थिक लाभ, प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि हम लोग को यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ जो कुल फसल विफलता थी उसमें हम लोग को कमी देखने को मिलता है, और कृषि आय में वृद्धि होती है। सामाजिक लाभ की हम बात करें तो ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आपको देखने को मिलेगा, और लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में भी सुधार देखने को मिलता है।
लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्रो फॉरेस्ट्री के हमने काफी सारे एडवांटेजेस देखे, है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें चैलेंजेस नहीं, चैलेंजेस भी हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या चैलेंज है। सबसे पहली चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, ठीक है। अभी भी किसान जितने हैं, हम वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिशनली, ठीक है, जो उनकी ट्रेडिशनल मेथड जो वो कर रहे हैं, जो मोनोकल्चर वगैरह करते हैं, है ना, तो वो अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ नया करने से डरते हैं। डरने का कारण ये है कि उनके पास नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, पहला कारण ये। दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जो है हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, इसको आपको सबसे पहले क्या है, इसको आप जब अपनाओगे तो इसमें क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जिसमें कि कई बार देखा गया है कि जो गरीब किसान है, छोटे मोटे किसान है, वो क्या है कि इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को वो सहज नहीं पाते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि लैंड टेन्योर सिस्टम। अब मान के चलिए कि ठीक है, कोई किसान ऐसे है कि जो जमीन जो है उन्होंने क्या है, लैंड टेन्योर सिस्टम पे वो काम करते हैं, ठीक है, उनकी जमीन नहीं है, बट वो क्या है, वो जमीन जो है किसी दूसरे की जमीन पे क्या है, वो खेती वगैरह करते हैं, उसका कुछ पार्ट वो जो है लैंड ओनर को देते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। तो इस केस में भी वो ये नहीं चाहते कि हम इतना बेकार का हम इतना मेहनत क्यों करें, क्योंकि जो फॉरेस्ट्री का जो पार्ट है वो हम जानते हैं कि जो उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है, आप 10 ईयर्स मान के चलिए, जो सबसे अर्ली माना गया है, ठीक है। अगर कितना जल्दी भी क्रॉप मैच्योर होता है तो मिनिमम 10 ईयर्स लगेंगे। तो इन सभी चीजों को जो लॉन्ग टर्म हो जाता है एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री में, जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टेन्योर जो है लैंड सिस्टम देखने को मिलती है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं इसको अपनाने से झिझकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, ज्ञान और जागरूकता की कमी, ठीक है। इसके साथ ही साथ वित्तीय सीमाएं भी हैं, और आपकी क्या है कि भूमि अधिकार मुद्दे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए ये क्या है, ये थोड़ा साइंटिफिकली जो कंस्ट्रेंट है, साइंटिफिक चैलेंजेस, इसमें क्या होती है कि जो ट्रीज वगैरह की जो ट्री और क्रॉप को हम एक साथ लगाते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज की हम लोग बात कर रहे थे ट्री में, जिनको कि क्या है इनिशियल स्टेज में ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, तो ग्रोथ के लिए उनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना। लाइट की रिक्वायरमेंट हो, लाइट कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि जो है हमारा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट में ही होता है, जिससे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो कई बार ऐसा है कि जो क्रॉप्स कुछ ऐसे होते हैं, लाइट डिमांडिंग क्रॉप्स होते हैं, और उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या है कि जो सेड्स वगैरह ट्री से होते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं लाइट, सनलाइट के लिए। साथ ही साथ कंपटीशन क्रिएट हो जाता है वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। मान के चलिए जो हम लोगों ने एक ही लैंड पे लगा रखा है ट्रीज भी और क्रॉप्स भी, तो ट्रीज के रूट काफी डीप होते हैं, वो क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और क्या होता है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वो आपको क्रॉप में अगर ज्यादा है तो उसमें आपको दिक्कतें देखने को मिल जाती है ना। तो इन सभी चीजों के में आपको दिक्कत देखने को मिलता है, रिसोर्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। बट यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आप सही तरीके से मैनेज करोगे, तो ये जो इशू है इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। देखिए क्या है, trees and crops may compete for sunlight, water and nutrients which can affect the yields of both components if not managed properly, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ if मैनेज नॉट प्रॉपरली, कि अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आगे जो जैसे लेक्चर चलेगी तो हम बात करेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है, इसमें जो कॉम्बिनेशन लिया जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन लिया जाता है कि ट्रीज के साथ कौन सी क्रॉप की कॉम्बिनेशन लिया जाए, जिससे कि क्या है कि क्रॉप को भी हार्मफुल इफेक्ट ना झेलना पड़े और ट्री को भी जो है हार्मफुल इफेक्ट, या फिर आप कहो कि कंपटीशन देखने को ना मिले, ठीक है। तो इसको हम लोग ओवरकम करते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स है, तो ऐसी पॉलिसीज भी लानी चाहिए जिनसे कि क्या है कि एक तरह से फार्मर्स को हम लोग इंकरेज कर सके कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री की ओर बढ़िए। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कल्चरल एंड सोशल बैरियर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो कई बार क्या है कि जो किसान होते हैं वो कुछ नया करने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, तो ये सभी कुछ बात हो जाती है। साथ ही साथ मार्केट एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, और मान के चलिए अगर किसान अगर एग्रो फॉरेस्ट्री को अप्लाई कर भी लेता है, तो फिर बात ये आ जाती है कि अब मार्केट का एक्सेस कहाँ है। मान के चलिए उसने ट्री लगाया,
ट्री से मान के चलिए टिम्बर उन्होंने हो गया, तो अब टिम्बर खरीदने वाला कौन है? मार्केट रहेगा तभी तो कोई किसान भी जो है उसका प्रोडक्शन करेगा। तो ये सभी समस्या है। इसके साथ ही साथ पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ट्री है, ठीक है, वो एक तरह से क्या करा देता है, वो एक तरह से होम प्रोवाइड करा देता है जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जिससे कि क्या है, जो वो क्रॉप वगैरह को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं। तो ये सभी चीज जो है, ये कुछ चैलेंजेस हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, जिसके ऊपर हमने अभी बात करी। ये देखिए हिंदी में है, संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा, ठीक है, रिसोर्स कंपटीशन हो गया, नीति और संस्थागत बाधाएं, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं, है ना, बाजार पहुंच और बुनियादी ढांचा, और कीट और रोग प्रबंधन। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चलती रहे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।